नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी का और रोज की तरह हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी हैं और समीर चौंगावकर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 4 दिन बाद 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है पहले फेज की। और उससे पहले इस वक्त देश में महिला अधिकारों को लेकर एक सियासी लड़ाई चरम पर है। संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर जो कुछ भी हुआ, पूरे देश ने उसे देखा, समझा और अब उसका पहला टेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आधी आबादी को हक देने वाले बिल का दोनों ने मिलकर संसद में विरोध किया। ऐसे में क्या बंगाल में महिला आरक्षण का दांव काम करेगा? क्या बंगाल की सियासी पिच रिपोर्ट बदलती दिख रही है? क्या ममता बनर्जी को महिला आरक्षण बिल का विरोध करना भारी पड़ सकता है? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस बीच मोदी आज बंगाल में हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने बंगाल के विष्णुपुर में एक रैली को संबोधित किया। महिला आरक्षण को लेकर ममता बनर्जी पर जबरदस्त अटैक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते। आपने देखा है कि संसद में क्या हुआ है। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट का कानून नहीं बनने दिया। साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है। ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घूंटने में लगी हुई है। मैं माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या टीएमसी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहनों के अधिकारों को लूटने वाली टीएमसी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? टीएमसी को पक्की सजा होगी, पक्की सजा होगी। तो अब इस मुद्दे को लेकर पहला टेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव भी सेट कर दिया है और जोश भरने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये नैरेटिव वाकई में पश्चिम बंगाल के चुनावों में काम करेगा? क्योंकि अभी तक का जो चुनावी इतिहास है वो ये बताता है कि महिलाओं का एकमुश्त वोट ममता बनर्जी को मिलता रहा है। क्या उनके वोटों में बिखराव होगा और ये वोट बीजेपी की तरफ जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो बंगाल का चुनाव क्या पलट जाएगा? इसी पर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन जी, जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या फिर जो नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, उसका कोई असर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की आखिरी उम्मीद और आखिरी अस्त्र है, क्योंकि अगर ये सफल नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाएगी क्या, इस पर सवाल खड़ा होगा। जिसको कहते हैं ना कि डू और डाई, करो या मरो, यानी ये है तो है, नहीं तो इसके बाद नहीं है। 2026 का बंगाल का विधानसभा चुनाव कुछ उसी तरह का है। और चूंकि
आमतौर पर जो ये कहते हैं ना कि अलग अलग पहाड़ी समाज में, जनजातीय समाज में, वैसे तो महिलाएं आज हर जगह बहुत वोकल हैं, बहुत स्ट्रांग तरीके से अपनी जो उनका रोल है, उनकी जो भूमिका है उसको निभाती हैं। लेकिन असम और बंगाल ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां महिलाएं फ्रंट पर होती हैं, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर महिलाएं लीडरशिप रोल में होती हैं। असम में हेमंत विश्व शर्मा उस सांस्कृतिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो कई बार अतिरेक में जाते हैं। लेकिन जो बंगाल में मुश्किल है कि यहां ममता बनर्जी जैसे नेता है जो खुद महिला है, मां माटी मानुष की बात करती है, महिला के लिए योजनाएं हैं, वहां नरेंद्र मोदी वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वाले हिस्से पर थोड़ा सा हिस्सा काट दें या कहें कि उसको अपनी तरफ ले आए। और निश्चित तौर पर जब हम कहते हैं ना कि कई बार आधी आबादी कहा जाता है, और इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि आप आधी आबादी में खांचा करना बंद कीजिए, जाति वाला या धर्म वाला या कोई भी, क्योंकि महिला तो महिला की तरह सोचती है, महिला की समस्या एक होती है जैसे पुरुष पुरुष की तरह सोचता है। तो महिलाएं इस बात को क्या रिसीव करेंगे? और मुझे लगता है कि अगर रिसीव करेंगी तो यकीन मानिए जो अभी तक लड़ाई चली आ रही थी उसमें सबसे मारक और सबसे अचूक यह हथियार काम करने जा रहा है। लेकिन क्या महिलाओं को समझाना इतना आसान है जितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है संगीत जी, वो भी उस स्टेट में जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी ये बताती है कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर महिलाओं को कोई देता है तो हम देते हैं, लोकसभा में भेजना हो, विधानसभा में भेजना हो, ये टीएमसी करके दिखाती है। ऐसे प्रदेश में क्या इस नैरेटिव को बीजेपी आसानी से ले जा पाएगी? देखिए, यदि आप देखेंगे कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जो है एक क्रॉस 2019, 2014, 2024, यदि आप देखेंगे कि महिलाओं का जो सपोर्ट है बेस वो बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि 1% 2019 में 43% महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को आया था और 2024 के अंदर जो है वो 42% रह गया था, यानी कि कम 1% कम आया था। दूसरी तरफ यदि आप जो है इंडी गठबंधन को देखेंगे तो वो 33%, 24%, 33% और जो 2024 था उसमें 36% के आसपास उनका समर्थन आया था महिलाओं का। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बनती है बंगाल में नहीं है, मुझे लगता है कि बिल्कुल बनती है। और मुझे लगता है कि मुझे एक लालू प्रसाद यादव की कहानी याद आ जाती है। जब वो बिहार के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सभाओं में जो कुछ बोल रहे हैं मान लेते हैं उसमें से 10% भी मान लेते हैं तो बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के एक महिला आरक्षण बिल को लेकर के कैंपेन पे सारी की सारी महिलाओं का हृदय परिवर्तन एकाएक टीएमसी के जो एक्टिविस्ट हैं उनका हृदय परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो वोट करने के लिए आगे आ जाएंगे। लेकिन बंगाल का नैरेटिव इस बार पिछली बार के बदला जरूर हुआ है। हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान करके चल रहे हैं, जैसे हम दिल्ली को देखते थे कि लगातार अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, तो किसी के मन में हमेशा ये संदेह होते रहा था कि भाई क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी क्या? मुझे नहीं लगता है। और बहुत सारे जितने भी पोल प्रेडिक्टर्स थे वो भी कहते थे कई बार कि नेक टू नेक फाइट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई एज दिखाता था, लेकिन विनिंग को लेकर के कि इतने बड़े मैंडेट से वो जीत करके आ जाएगी ऐसा लगता नहीं था। बंगाल का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं कि यदि 10% महिला भी टर्न अराउंड करती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करती हैं आने वाले चुनाव में, तो वहाँ की पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है। मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी काम के लिए ये बिसात बिछाई थी लोकसभा में और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर के, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि बात करने से लगता है कि जैसे शिद्दत के साथ ये वाकई चाहते थे कि 2029 से पहले यदि हमने कमिट किया है 2023 में हम महिला आरक्षण लाए हैं, तो वाकई जो गलती जरूर थी उस समय कायदे से उसी समय जो है वो डिलिमिटेशन और संख्या को लेकर के भी वो उसी समय सुनिश्चित कर दिया जाता तो संभवतः बेहतर था। लेकिन मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री की मंशा इस बात को लेकर के है कि 2029 से पहले किसी भी हालत में हम महिला आरक्षण को उसके अंतिम निकष तक लेकर के जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री कल का राष्ट्र का जो उनका संबोधन था उसमें भी ये प्रतिबद्धता साफ जाहिर कर रही थी। देखिए, पढ़ने वाले तो हर कोई राजनीति दृष्टि से पढ़ेंगे, तो अब आज हम सुन रहे थे जब यहाँ पर स्टूडियो में आए थे
तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे, बोले महिला आरक्षण ये क्या देगी जो पार्टी में, और तमाम उलूल जुलूल फालतू बातें, एक भी मुद्दे से जुड़ी हुई बातें अखिलेश यादव के मुंह में नहीं आ रहा। राहुल गांधी को कल सुना तो चुपचाप के डिलिमिटेशन, पहला लाइन ये था, इंडिया के इलेक्टोरल मैप को भारतीय जनता पार्टी बदल देना चाहती है डिलिमिटेशन के सहारे। अरे भाई, आरक्षण होगा, संख्याएं बढ़ेंगी तो डिलिमिटेशन भी होगा। आपके दादाजी किए थे, नाना जी किए थे, नानी आपकी दादी की थी, तब आपको संस्थाओं पर विश्वास था, दुनिया को विश्वास था। आज आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसके समय हो रहा है तो हमको विश्वास ही नहीं करना चाहिए, सब कुछ गड़बड़ घोटाला। और एक और बात बोलूं, उन्होंने हमेशा जिक्र किया, सारे वक्ताओं ने, विपक्ष के सारे वक्ताओं ने जिक्र किया किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू रीजन के लोगों का शुरू से यह मांग था कि डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात जम्मू रीजन का कश्मीर संभाग से ज्यादा था। इसके बावजूद भी सीटों की संख्या जो है वो श्रीनगर एरिया में ज्यादा था, जम्मू में कम था। तो उनके साथ विश्वासघात हो रहा था, जिसका जिक्र जो है नहीं हुआ इस संसद के अंदर। विपक्ष तो अपनी बातें कह रहा है, विपक्ष तो ये बता रहा है कि महिलाओं के आड़ में डिलिमिटेशन ये सरकार लेकर आना चाहती थी, हम इसीलिए सरकार के साथ नहीं थे। महिला आरक्षण बिल को तो हम 2023 में ही पास करवा चुके हैं, लेकिन जिस शिद्दत की जिक्र अभी हम कर रहे थे, या संगीत जी कर रहे थे, विजय जी, वो शिद्दत क्या सरकार के अप्रोच में नजर आई? महिलाओं को 2029 में महिला आरक्षण मिल जाए, क्या इस शिद्दत के साथ सरकार ने फ्लोर मैनेजमेंट किया, विपक्ष के साथ बातचीत की, और क्या ये कोशिश सही दिशा में थी सरकार की कि महिलाओं को उनका हक मिल जाए, आदि आबादी को हक मिल जाए, और ये बात वो समझा पाएंगे महिलाओं को? प्राची जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, लेकिन ये 1.5 दिन पहले का सवाल हो सकता था कि क्या शिद्दत से काम कर रही है सरकार। अब तो नतीजे में दिख गया कि कितनी शिद्दत थी सरकार की। और मुझे इसलिए हैरानी है कि प्रधानमंत्री जितनी शिद्दत के साथ इस काम पर लगे हुए हैं, जिसको लेकर वो बार बार जोर दे रहे हैं, उस पर क्या उनके सहयोगियों ने वो काम किया? क्या उनके मंसूबे को पूरा करने के लिए सरकार में जो प्रधानमंत्री जी के सहयोगी हैं, मंत्री हैं, क्या उन्होंने इस पर काम किया? क्या फ्लोर मैनेजमेंट पर काम किया? क्या विपक्ष के नेताओं के साथ काम किया? कोई ऐसे बहुत सारे दल हैं जो सीधे विपक्ष के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी साथ लेने का काम किया। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 2023 में तो सबने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, तो उनको वापस अपने पास लाना, अपने पाले में रखना इतना मुश्किल काम नहीं था। तो क्या उस शिद्दत से काम हुआ? नहीं हुआ, नतीजा तो दिख ही रहा है आपको। लेकिन जब हम बार बार ये सवाल करते हैं, सरकार नहीं कर रही, हम कर रहे हैं कि क्या इसका असर बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में होगा, तो इससे बार बार ये आशंका होती है कि क्या इसी के लिए ये बिल लाया गया? जब हम ये सोचते हैं कि भाई इसका असर पड़ेगा, तो इसका मतलब उसी के लिए लाया होगा। और वो भी खासतौर से इसलिए भी लगता है कि जब बीच बहस के दौरान, बीच चुनावों के दौरान उसको लेकर आया गया है। नहीं तो आमतौर पर चुनावों के दौरान तो इस तरह का काम नहीं होता कि कोई विशेष बैठक बुला के संसद की और उसको लाया जाए। और मान लीजिए वो पारित हो जाता तो समझ में आता कि आपको कि भाई इस तरह की शिद्दत की ज़रूरत थी कि अभी करना है इसको, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये आशंका, या विपक्ष के जो और लोग हैं वो ये सवाल उठाते हैं, तो बहुत गैर वाजिब सवाल नहीं लगता। पश्चिम बंगाल में क्या होगा नहीं होगा ये तब 4 दिन में पता चल जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन 20% का डिफरेंस है महिला वोट में बीजेपी और टीएमसी में। तो अब कितना बड़ा स्विंग हो सकता है? अगर 10% स्विंग होता है तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। 10% महिला वोट में स्विंग का मतलब हो गया कि करीब करीब 4%, 5% टोटल वोट में स्विंग हो गया। और इतना ही उनको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है। 5% वोट स्विंग हो जाएगा तो फिर वो सरकार बना सकते हैं। अब ये तो सब चुनाव के बाद देखना पड़ेगा कि क्या 3 दिन में महिलाओं का मन इतना बदल जाएगा, और उन महिलाओं का मन बदल जाएगा जिनके लिए 20 से 25 जो स्कीम्स है वो ममता बनर्जी ने लगा रखी हैं, चालू कर रखी हैं बहुत लंबे समय से, अभी नहीं किए इलेक्शन में। और क्या इसलिए महिलाओं का मन बदल जाएगा कि महिला सांसद सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की है? क्या इसके बाद भी बदल जाएगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा टिकट महिलाओं को दिए, 52 टिकट दिए हैं, ऑलमोस्ट हर चौथे सीट पर महिलाओं को टिकट दिया है? क्या इसलिए बदल जाएगा कि उनकी सबसे ज़्यादा महिला विधायक है? इसके बाद भी बदल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील, प्रधानमंत्री जी की कोशिश वो कितना रंग लाएगी ये अभी देखना। कि अचानक कई बार होता है कि चुनावों में ये जो लास्ट मिनट स्विंग अक्सर लास्ट मिनट में ही होता है, क्योंकि वैसे तो वोटर सारा का सारा तय है, जिनका मन बदलना है वो लास्ट मिनट पर ही बदलना होता है कि नहीं ये प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है,
इसको माने। अब ममता जी उसको कैसे काट करते हैं कि भाई ये सरकार लाएगी कि नहीं लाएगी। क्या वो ये कहना चाहती हैं ममता बनर्जी कि भाई ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 75 साल में अपना महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाई? क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके 21 राज्यों में सरकार और एक महिला मुख्यमंत्री जैसे है? विष्णुपुर में बोला है प्रधानमंत्री ने, वैसे ही ममता बनर्जी ने इसका काउंटर भी किया। दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है, दिल्ली में मुख्यमंत्री भारतीय जनता मैंने पार्टी एक बोल दिया सर, सबको पता है दिल्ली का कोई अलग से नहीं बनी है, दिल्ली भी देश में ही है। क्या उमा भारती मुख्यमंत्री नहीं बनी थी सर? सुषमा स्वराज नहीं बनी थी? अब देखिए अरे ये जनता को तय करने दीजिए ना। ममता बनर्जी ने इसका काउंटर किया है समीर जी। ममता बनर्जी ने तुरंत यही बातें कही जो अभी विजय जी कह रहे थे। वो यही बता रही हैं कि ये तो झूठ बोलने वाली बात है, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप ऐसे स्टेट में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाता है, जहां महिलाओं के इर्द गिर्द योजनाएं सरकार चलाती है। ऐसे स्टेट में आकर आप आखिरी मोमेंट पर चुनाव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बंगाल के चुनाव में 4 अहम बहुत बड़े फैक्टर हैं: मोदी, ममता, मुसलमान और महिलाएं। ममता मुसलमानों पे पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इस बार महिलाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस बार अगर आप देखें कि बंगाल में लगभग 6 करोड़ 88 लाख वोटर्स है, और महिला वोटर्स की बात करें तो 3 करोड़ 33 लाख के करीब महिला वोटर्स है। 3 करोड़ 33 लाख महिलाओं को सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं। जो नारी वंदन अधिनियम बिल जो गिरा है, जिस तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच रही, अमित शाह ने जिस तरीके से स्पीच की, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट रहा, उसके बाद ये बिल गिरना, और उसके बाद 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से राष्ट्र का नाम संबोधन महिलाओं को लेकर रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से लगातार महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोकस कर लिया है कि भाई महिलाओं में भी एक वर्ग जो बटा होगा, जो पूरी कट्टर टीएमसी के लिए वोटिंग करेगा, कुछ होगा जो बीजेपी के लिए वोट करेगा, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी इन 3.25 करोड़ मतदाताओं में जो तय करेंगी कि उनको किसको वोट देना है 11th आवर पर। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान उसी वोटर्स की तरफ है जो फर्स्ट टाइम वोटर हो सकता है, जो तटस्थ वोटर हो सकता है, जो देख के तय करेगा कि मुझे किसको वोट करना है, वो किसी का खास वोटर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पूरी 3.25 करोड़ जो महिला बंगाल की वोटर्स उन पर फोकस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि इस बार महिला वोटर अगर थोड़ा सा भी प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान पर स्विंग हो जाता है, नारी वंदन बिल को गिराने में जिस तरीके से विपक्ष ने भूमिका निभाई, उसका ठिकरा जिस तरीके से केंद्र सरकार कांग्रेस के ऊपर, टीएमसी के ऊपर फोड़ रही है, अखिलेश यादव पर फोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव और बाकी तो बाद में भुगतेंगे, पहले तो ममता बनर्जी को भुगतना है उसका परिणाम। तो अभी मामला लोहा गर्म है, लोहे गर्म पे आप हथौड़ी चलाओगे तो उसका असर तेजी से होगा। तो प्रधानमंत्री जानते कि मामला गर्म है, बिल अभी भी गिरा है। ममता बनर्जी को भी महिलाओं की नजरों में गिराओ कि इस महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बिल को पास नहीं होने दिया है, और प्रधानमंत्री लगातार उस पर आक्रामक रहेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर उसका थोड़ा भी असर होता है तो 3.25 करोड़ महिला वोटर्स हैं। आप अंदाज लगा सकते हो, पिछली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में 60 लाख वोट का अंतर था विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा देखेंगे तो 40 लाख वोट का अंतर था। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा स्विंग है प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से सारे मुख्यमंत्री पीसी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन घर घर जाकर महिला को बताने की कोशिश कर रहा है। महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में जिस तरीके से घर घर जाके बताने की कोशिश कर रहा है, अगर ये प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश सफल हो जाती है तो मुझे लगता है कि महिला ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगी। सिर्फ ममता ही नहीं सर, अखिलेश यादव का नाम लेकर भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को अभी से सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर पीसी की है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में भी महिला वोट की लड़ाई काफी अहमियत रखती है। अगर विधानसभा चुनाव का वोट पैटर्न देखें तो महिलाएं जिसका साथ देती हैं वो सत्ता तक पहुंच जाता है। अखिलेश इंडिया अलायंस में सहयोगी हैं। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का संसद में बुलंद आवाज में विरोध किया, बिल के खिलाफ वोटिंग की। अब बीजेपी से मुद्दा बना रही है, अखिलेश को नारी शक्ति का विरोधी बता रही है, तो वहीं अखिलेश सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आज योगी और अखिलेश दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूपी की महिलाओं तक अपनी आवाज पहुंचाई, अपनी अपनी बातें महिलाओं के सामने रखी। तो सबसे पहले योगी और अखिलेश ने आज क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है, और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक
समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। जनता के बढ़ते विरोध आक्रोश से ध्यान हटाने के लिए साजिशन लाए गए तथाकथित महिला आरक्षण बिल की हार भाजपा की हार है। ये भाजपा की बदनीयत की भी हार है। भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का छल छलावा होता है। इस बार भाजपा इस बिल के माध्यम से महिलाओं की एकता में दरार डालकर उनको ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है।